आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। श्री श्री रविशंकर का यमुना किनारे समारोह, और उस समारोह पर आज भी खींचतान, लेकिन इन सब के बीच जुर्माना जरूर लगा दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। लेकिन अब ये समारोह होगा। इस बीच बड़ी खबर जो इस पूरे मुद्दे पर आ रही है वो आपको बताने के लिए कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने पर जश्न में आर्ट ऑफ लिविंग से ही कहा जाता है, ने कहा है सरकार को कि आप हमें पैसे दीजिए। मतलब ये क्या मतलब, अब कुछ पैसे इनको सरकार से भी चाहिए अपने खर्च के लिए। देखिए, हमारे पास चिट्ठी है अंजना, और 2 पेज की चिट्ठी ये लिखी गई है आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए, और ये शहरी विकास मंत्रालय को लिखी गई है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 500 टॉयलेट्स बनाने के लिए 9,000 प्रति टॉयलेट के हिसाब से 45 लाख रुपए चाहिए, 200 डस्टबिन 2,500 रुपए प्रति डस्टबिन के हिसाब से 5 लाख रुपए, और 200 वॉलंटियर के लिए तकरीबन 1,500 प्रति वॉलंटियर के हिसाब से 3 लाख रुपए चाहिए। यानी 53 लाख रुपए स्वच्छ भारत अभियान से प्रायोजक के तौर पर मांगा गया है। तो कुल मिलाकर यही है कि अभियान या आयोजन भले आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर करवा रहे हो, लेकिन पैसा भारत सरकार से मांगा गया। लेकिन कितना पैसा, मतलब जिस तरह का वो खर्च कर रहे हैं कुणाल, उसके हिसाब से छोटा सा जवाब, बहुत कम ही पैसा मांग रहे हैं वो, अगर इतना मांग रहे हैं। 26 करोड़ से ज्यादा उन्होंने अपना बजट बताया है। 53 लाख यहाँ पर सरकार से स्वच्छ भारत अभियान के तहत माने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती कि कितना पैसा है। चलिए, शुक्रिया आपका। कुणाल हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी की कैसे सरकार की तरफ से, और स्वच्छता अभियान जो सरकार की तरफ से छेड़ा जा रहा है, बाकायदा उसकी वहां पर होर्डिंग भी लगेगी, तो ये भी एक दिलचस्प पहलू है पूरे मामले में। लेकिन अब बात उस खींचतान की, जी हाँ, खींचतान के बीच अब इतना तो तय है कि समारोह होगा। आइए आपको दिखाते हैं क्यों इतना खास है ये। दिल्ली में यमुना किनारे एक ऐसे भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है जिसके बारे में दावा है कि ऐसा अब तक न देखा गया, ऐसा अब तक न सुना गया, ऐसा अब तक न किया गया। 1000 एकड़ की जमीन पर कार्यक्रम, 155 देशों से 35 लाख लोगों के आने की उम्मीद, हाई प्रोफाइल वीवीआईपी गेस्ट, 7 एकड़ में फैला स्टेज, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का सांस्कृतिक कार्यक्रम वैसे तो 11 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही संसद से सड़क तक हंगामा बरपा। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चौखट के भीतर तक पहुंचा। हर ओर यही शोर, सरकार से बस एक ही सवाल, श्री श्री पर कृपा क्यों। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अदालत तक पहुंचा, लेकिन एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 करोड़ का और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी पर 1 लाख का जुर्माना लगाकर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा दी। साथ ही ये भी कहा है कि कार्यक्रम के बाद आयोजन स्थल को पूरी तरह से पहले की तरह साफ करना होगा। हर एजेंसी को फाइन किया है, डीडीए को 5 लाख रुपए फाइन किए हैं, डीपीसीसी डीडीए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको 5 लाख फाइन किया है, डीपीसीसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसको 1 लाख फाइन किया है, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको इनिशियल 5 करोड़ रुपए फाइन किए। ये इनिशियल एनवायरमेंटल कंपनसेशन है, ये बढ़ेगा, मैनी फोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल कमेटी को कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर आप हमको पूरा इसकी वो कीजिए, हमको बताइए कि एक्चुअली रेस्टोरेशन कॉस्ट क्या होने वाला। मामले में फिलहाल 5 करोड़ का जो फाइन है वो एनजीटी पर किया गया है, लेकिन देखना होगा कि 13 तारीख के बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो किस तरह की कमेटी जो होगी वो किस तरह का एवोल्यूशन करती है, और जो भी मूल्यांकन इस मामले में होगा उसके बाद क्या जो 5 करोड़ की ये रकम है फाइन के तौर पर, क्या एनजीटी इसको आगे बढ़ाएगा या नहीं, ये भी देखना इस मामले में दिलचस्प होगा। हम आपको अब ये भी बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के जिस कार्यक्रम को लेकर हंगामा बरपा है, आखिर वो कितना भव्य है, आखिर वो कितना बड़ा है, क्यों उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो सकता है। श्री श्री रविशंकर की आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। संस्था के मुताबिक कार्यक्रम के इंतजाम में 25 करोड़ 63 लाख रुपए का खर्च आया। यमुना के ठीक किनारे 1000 एकड़ की जमीन को पंडाल, स्टेज और कुटिया बनाने के लिए साफ किया गया है। 7 एकड़ का दुनिया का सबसे बड़ा मंच तैयार किया गया है।
भारत सहित 155 देशों से 35 लाख लोगों के आने की संभावना है। इनमें से 20,000 लोग विदेशों से आने वाले हैं। करीब 36,000 कलाकार 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में अपना प्रोग्राम देने वाले हैं। 8,500 संगीतकार 50 वाद्य यंत्रों पर अपनी कला दिखाएंगे। 5 से 7 पांटून पुलों का निर्माण किया जा रहा है। भारत की विरासत को यमुना के किनारे पेश करने की ये अब तक की सबसे बड़ी तैयारी है। हालांकि खर्चा करोड़ों का है, लेकिन विरोध भी लाख टके का है। दिल्ली से अमित चौधरी, चिराग गोठी और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अपनी किस्म की सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दरअसल श्री रविशंकर ने चुनावों के वक्त मदद की थी, वोट बैंक बढ़ाया था मोदी सरकार का, इसीलिए सरकार उन्हें इनाम दे रही है और शायद इसीलिए आज किसानों को लेकर इस पूरे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए कांग्रेस नेता। दिल्ली में यमुना के किनारे सैकड़ों की संख्या में किसानों ने श्री रविशंकर के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के विरोध में आवाज बुलंद की। बड़ी तादाद में दलितों ने भी हाथों में बैनर पोस्टर के साथ अपना ऐतराज जताया। सबकी एक ही मांग, श्री के कार्यक्रम में जल्द से जल्द रोक लगे। कि नरेंद्र मोदी जी को जो सपोर्ट श्री जी ने करी थी चुनाव से पहले, उसका वापस इनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल के क्लियरेंस के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता है। कांग्रेस के समय में यमुना किनारे कॉलोनियां बस गई, लेकिन अब नियमों की बात कर कांग्रेस केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है। उनकी मांग ये भी है कि मामला बेहद संवेदनशील है, किसानों की फसल और यमुना के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शन में साथ मिला विपक्ष की कुर्सी पर बैठे कांग्रेस का। सरकार पर इल्जामों के साथ मोदी और श्री का तो पुराना गठजोड़ रहा है। इस मामले में केंद्र को विपक्ष घेरने की लगातार कोशिश कर रही थी, ये कहकर कि आयोजन स्थल के पास पंटून पुल बनाने में सेना के इस्तेमाल की इजाजत कैसे मिली, तो खुलासा हुआ कि इसके लिए केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ही सेना से इसके लिए पत्र लिखा था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लाखों लोगों के आयोजन स्थल में मौजूद रहने की संभावना को देखते हुए इंतजामों का पूरा खाका तैयार किया है। करना है तो करेंगे हम, और अपनी तसल्ली के मुताबिक करेंगे, बढ़िया से इंतजाम करेंगे। कभी कभी इस तरह की स्थिति आ जाती है जबकि बहुत ज़्यादा दबाव आता है पुलिस पे, बट वी आर यूज्ड टू इट। तो करना है तो करना है, करेंगे। श्री रविशंकर के प्रोग्राम को लेकर दिल्ली पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक के भी खास इंतजाम हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षा एडवाइजरी के बारे में लिखा है, जिसमें वायरिंग, पार्किंग, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, एलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल पर जोर है। फिलहाल कार्यक्रम को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इंतजार 11 मार्च का है, जिस दिन से दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत की सांस्कृतिक गरिमा 35 लाख लोगों के सामने छटा बिखेरेगी। दिल्ली से अमित चौधरी, चिराग गोठी और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कन्हैया पर कोहराम इस देश में अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बार उसकी जुबान कड़वी हुई है कश्मीर पर, सेना पर इल्जाम लगा रहा है। सुनिए। देश प्रेम का पाठ पढ़ाकर हाईकोर्ट की जज ने कन्हैया को शर्तों के साथ रिहा किया है, ये कहकर समझाकर कि आगे कोई गलती मत करना, कोई देश विरोधी काम मत करना। गांधी की हत्या की गई। अभी 6 महीने की अग्रिम जमानत दी जा रही है। जो भी कहना
जो भी सुनना, जो भी बोलना, सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना। लेकिन कन्हैया को देखकर लगता नहीं कि वो विवादों से पीछा छुड़ाना चाहता है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो तभी देशभक्त हो। तो हम कई बार टीवी डिबेट में इस बात को बोले हैं कि देशभक्ति क्या है और देशभक्ति क्या नहीं है। वो संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में भारत की माता भी हैं तो उनकी भी जय कहिए, भारत के पिता भी हैं उनकी भी जय कहिए, भारत की बहनें हैं उनकी भी जय, भारत के जो भाई हैं उनकी भी जय, भारत के जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी भी तो जय बोलिए। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का एक और वीडियो सामने आया है। 8 मार्च को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कन्हैया भारतीय सेना के खिलाफ विवादित बयान देकर फंस गया है। कन्हैया ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। कश्मीर पर बोलते बोलते कन्हैया का भाषण गुजरात की तरफ जाता है। कन्हैया ने गुजरात पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि गुजरात में भी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। गुजरात का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ उनको मारा जाता है, पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करना चाहते हैं? कन्हैया ने जेएनयू कैंपस में खड़े होकर कहा कि हमारे आपस में मतभेद हैं, लेकिन इस देश को बचाने और इस देश के संविधान को बचाने में कोई मतभेद नहीं। आज हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कन्हैया ने केंद्र सरकार को फिर घेरा तो उमर खालिद का बचाव भी किया। उमर के बारे में प्रोफाइलिंग की गई, इसलिए मैं बात बोलता हूँ कि कन्हैया होकर देश विरोधी नारा कैसे लगा सकता है? नाम कन्हैया है, देश विरोधी नारा कैसे लगा? ये प्रोफाइलिंग की जाती है कि लड़का है, लड़की के हक की बात क्यों कर रहा है। ये प्रोफाइलिंग की जाती है कि बिहार का आदमी है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर पे क्यों बोल रहा है। जेएनयू में फिर से आजादी के नारे गूंजे और कन्हैया पर फिर से सियासी हमले भी शुरू हो गए। मध्य प्रदेश की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने तो पूरे हंगामे के लिए कन्हैया की मां को ही जिम्मेदार ठहराया। जेएनयू से विवाद का जिन्न ऐसा निकलना शुरू हुआ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर विरोध, और वो सिलसिला अब भी उसी तरह से जारी है। मनुवाद के खिलाफ पहले नारेबाजी हो रही थी, लेकिन अब मनु स्मृति की कॉपियां भी जलाई गई हैं और नारेबाजी भी हो रही है। देखिए, जेएनयू में बार बार संघवाद से आजादी का नारा लग रहा है, मनुवाद से आजादी का नारा लग रहा है। वो संघवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी, वो ब्राह्मणवाद से। जेएनयू में मनुवाद के खिलाफ नारे लगते लगते वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, 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 मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और देखते ही देखते स्वाहा होने लगी मनु स्मृति की कुछ प्रतियां। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारों के साथ मनुवाद के खिलाफ नारों के साथ मनु स्मृति की प्रतियां आग पकड़ती चली। जेएनयू के इन छात्रों ने तर्क ये दिया कि मनु स्मृति में कुछ जगह महिलाओं के साथ गलत टिप्पणियां की गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो इन्हें जला रहे हैं। हम आपको बता दें कि मनु स्मृति की प्रति जलाने वालों में एबीवीपी के वो 5 छात्र भी थे जो जेएनयू कांड के बाद संगठन छोड़ चुके हैं। ये पूरा कार्यक्रम एबीवीपी के छात्र रहे प्रदीप नरवाल की अगुवाई में हुआ। एक्चुअली मनुस्मृति में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स और महिलाओं के बारे में और दलितों के बारे में करे गए हैं, और आज हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मनुस्मृति को कौन जानता है, मनुस्मृति को, पर एक्चुअली हम पूछना चाहते हैं हम मनुस्मृति को जानते नहीं है। शायद मैं भी नहीं जानता इस कैंपस मैनेजर।
और जो प्रैक्टिसेस है वो आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। आज भी सोसाइटी में वो प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। तो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है, आज जो बाल विवाह होता है वो क्यों होता है? क्योंकि मनुस्मृति में ये लिखा गया, आप कोर्ट उठा के देखिए और आज देखिए कि आज भी उसे फॉलो करा जाता है सोसाइटी में। देखिए, मनुस्मृति जो है वो ऐसे एक डॉक्यूमेंट है जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद और पैट्रियार्की, महिला विरोधी, दलित विरोधी एक डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा गया है कि महिलाएं पढ़ेंगी तो जीभ काट दिया जाएगा, शूद्र वेद सुनेगा तो कान में गर्म लोहा डाल दिया जाएगा। कोई भी प्रोग्राम जो जेन्युइन होता है, अनुमति के बिना, यहाँ के प्रशासन की अनुमति के बिना जो भी हुआ तो उसका मैं ऐतराज़ जताता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे कैंपस में कई सारे हो चुके हैं, जैसा कि 9 फरवरी घटना को आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मनुस्मृति है क्या, इसकी मान्यताएं क्या है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता नामों से भी जाना जाता है। ये उपदेश के रूप में है जो मनु के जरिए ऋषियों को दिया गया। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुस्मृति ब्रह्मा की वाणी है। लेकिन जेएनयू में जो छात्र भारत में आजादी की मांग कर रहे हैं वो मनुवाद से आजादी मांग रहे हैं। छात्र कहते हैं कि मनुस्मृति महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। छात्र ये भी कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया था और अब वो मनुवाद को नहीं सहेंगे। विवाद इस पर भी है कि जेएनयू प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी कैंपस में मनुस्मृति की प्रति जलाई गई। दिल्ली से अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो। 9 फरवरी से 9 मार्च तक 1 महीना बीत गया इस पूरे जेएनयू कांड को, लेकिन विवाद अभी भी थम नहीं रहा है। एक तरफ एबीवीपी, एक तरफ कन्हैया कुमार। जेल से बेल के बाद भी एक बार फिर से जेएनयू में उसी तरह से भाषणबाजी और इन सब के बीच टकराव एबीवीपी के साथ। नौ फरवरी के जेएनयू कांड के बाद देशद्रोह के आरोप में कन्हैया तिहाड़ जेल गया। देशद्रोह के आरोप में उमर खालिद और अनिर्बान को गिरफ्तार कर लिया गया। आशुतोष और रामानागा पर भी देशद्रोह का केस लगा है। और अब 9 मार्च आ गया। पिछले 1 महीने में जेएनयू कैंपस जैसे विवादों का अड्डा सा बन गया है। इस बीच देश की सियासत जेएनयू पर घूम गई। पिछले 1 महीने में जेएनयू से हर रोज विवाद का कोई न कोई जिन निकलता है। तिहाड़ से निकलकर कन्हैया सीधे जेएनयू गया तो जाते ही केंद्र सरकार पर बरस गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया तो कन्हैया फिर से जेएनयू में बोलने के लिए खड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि कहता है गरीब का बेटा और महंगा जैकेट पहने हुए हैं। अभी मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ इनको, बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने कहा कि अगर इनको बता दूं कि इनके ही राजनाथ की पुलिस ने वो जैकेट दिया है तब हमारी सुरक्षा तो ये कर ना पाए। पेट काट करके जो जैकेट हमने खरीदा था उसको वो बचा ना पाए, तो ठंड में बिना जैकेट का रहते नहीं, उन्होंने जैकेट दे दिया। जेएनयू में इस वक्त जैसे 2 फाड़ हो गए हैं। एक तरफ सरकार विरोधी जमात कन्हैया के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ एबीवीपी। 9 फरवरी को संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के को-फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में आयोजित कार्यक्रम से पनपा विवाद संसद से लेकर सड़क तक आ गया, लेकिन जेएनयू शांत नहीं हो रहा है। आज तक ब्यूरो। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना